हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल सिविल ओनली प्रीलिम्स में, जिसमें आज हम 19 जुलाई 2023 की हिंदू एडिटोरियल की बात करेंगे। देखिएंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है और उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे किस तरह से ये एडिटोरियल जो है हमारे प्रीलिम्स और मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है जीएम मस्टर्ड के बारे में, जो आज के आर्टिकल है, जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जीएम मस्टर्ड के बारे में। इसमें क्या बताया गया है उसके कॉन्टेक्स्ट को जानेंगे, लेकिन बता दूं ये आपके जीएस 3 के लिए इंपॉर्टेंट है, साइंस एंड टेक के लिए। ठीक है, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो भी काफी पूछे जाते हैं। जैसे कि आपको पता है, अगर इसमें शुरुआत करें तो जैसे आपको पता है कि जीएम क्रॉप जो है आज के टाइम पे बहुत ज्यादा न्यूज में है। ठीक है, जो जीएम क्रॉप की यील्डिंग है उसको इंक्रीज करने की बात की जा रही है, और किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा। अगर वो इंक्रीज होता है तो क्या क्या इफेक्ट पड़ेंगे हमारे इन्वायरमेंट में, इस जो आर्टिकल है बताया गया है। ठीक है, इस आर्टिकल में बताया गया है कि किस तरह से इफेक्ट पड़ेंगे और किस तरह से गवर्नमेंट इसको पुश कर रहा है कि भैया हमें जीएम क्रॉप को क्या करना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए, जिससे जो हमारी यील्डिंग है वो क्या हो, बढ़ जाए। ठीक है, अगर अभी तक हमने देखा है कि जीएम क्रॉप जो है अगर उसमें कोई यील्डिंग की गई है तो अभी तक एक कॉमर्शियल लेवल पे हम बात करें तो जीएम मस्टर्ड सॉरी जो बीटी कॉटन है उसको अप्रूवल मिला हुआ है कि आप इसको जेनेटिकली मॉडिफाई करके आप इसको उगा सकते हो। लेकिन क्या आज के टाइम पे जो बीटी कॉटन है उसकी रिलीवेंसी या फिर यील्डिंग होने के वजह से क्या बेनिफिट मिल रहा है फार्मर को, ये भी यहाँ पे थोड़ी सी बात को डिस्कस किया है। ठीक है, अगर हम बात करें कि क्या जो जीएम क्रॉप्स वगैरह है क्या वो बेनिफिशियल पूरी तरह से है हमारे इन्वायरमेंट के लिए, हमारे जो सोशल इकोनॉमिक कंडीशन के लिए, क्या वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट है या नहीं है। अगर यहाँ पे हम लोग बात करें, अगर इस आर्टिकल के हिसाब से हम अगर बात करें तो क्या बताया गया है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने, आपको पता है जैसे कि जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप है या फिर हर्बिसाइड टॉलरेंट है, उस मॉस्टर्ड को क्या किया था, आपका अप्रूवल दिया था कि भैया ये हम लोग यूज कर सकते हैं, ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए बेनिफिट है। क्या वो इन्वायरमेंट के लिए अगर बेनिफिट है तो क्या उसको प्रॉपर तरीके से जांच किया गया था, प्रॉपर उसकी आइडेंटिफिकेशन की गई थी कि कितनी रिस्क असेसमेंट जो है उसमें हुआ था। कि ये सारी चीज जो क्वेश्चन है आज के टाइम पे बन के उभर रही है कि ये जो रिसर्च वगैरह होते हैं क्या ये प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी हमें दिखते हैं, क्या सही में ऐसा सही मायने में इसकी यील्डिंग जो होती है इंक्रीज होती है। तो ये चीज बताया जा रहा है, और साथ ही ये बताया जा रहा है क्या इफेक्ट जो है हमारे इन्वायरमेंट में पड़ता है उसके बारे में बताया गया। अगर हम बात करें जीएम क्रॉप की, वो कहीं ना कहीं अलग जो हमारी वेराइटी होती है, जो हमारी जो ट्रेडिशनली जो कन्वेंशनली जो सीड्स होती है क्या होती है उनसे अलग होती है। इसको क्या करते हैं, कोई प्लांट है इनको एक जगह पे नहीं इंक्लूड किया जाएगा, इनको क्या करेंगे कंट्री के अलग अलग जगह पे क्या करेंगे, इंप्रूवमेंट के लिए अलग अलग जगह पे सीडलिंग कर लिया जाएगा। क्या करेंगे, उस प्लांट की डीएनए को निकाल के, उस प्लांट की जो डीएनए होता है उसमें, प्लांट के डीएनए में आपकी जीएम क्रॉप को क्या किया जाएगा, लोकेट किया जाएगा रैंडमली, किसी भी तरह से किसी भी एरिया में जो है आपको जहां पे भी मस्टर्ड उगता है तो वहां पे डाल दिया जाएगा, जिससे कि क्या होगा, अब इस एरिया को अगर उगाया गया तो इस एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसको पूरा असेसमेंट जो है किया जाएगा, और इसके असेसमेंट के हिसाब से बात की जाएगी कि ये इन्वायरमेंट के लिए ठीक है या नहीं है, इस इन्वायरमेंट को ये कहीं नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा है। क्या होता है ना, एक्चुअली देखिए, अगर हम लोग जीएम क्रॉप इस फील्ड में उगाए और यहाँ पे अलग अलग और तरह के जो क्रॉप्स है वो भी उग रहे हैं, तो अब क्या हुआ, इसमें अगर हमने जीएम क्रॉप्स उगाए तो क्या प्रॉब्लम होगी कि ये कहीं ना कहीं नुकसान और बाकी चीजों को तो नहीं करगी। तो ये भी देखना आज के टाइम पे जरूरी है, क्योंकि अगर हम एक जीएम क्रॉप की प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि वो केमिकली बना हुआ है, आपकी एक जेनेटिकली मॉडिफाई होके बना हुआ है। जेनेटिकली मॉडिफाई मतलब कि उसके जो जीन्स है, जीन्स के अंदर मॉडिफाई करके आपने एक नई प्रोडक्ट जो है बनाया है। ठीक है, अब आप जीन में अगर मॉडिफाई करोगे और वो भी नेचुरल तरीके से नहीं हो रही है, आप अननेचुरली तरीके से कर रहे हो, तो क्या वो इन्वायरमेंट के लिए जो वहां की जो सॉइल है उसको क्या बेटर बना रहा है या नहीं बना रहा है, ये भी देखने वाली बात बनेगी। अगर यहाँ बात करें तो कहीं ना कहीं ये क्या होगा, जैसे जैसे अपनी जड़ अगर फैलाएगा इस एरिया में तो क्या नुकसान और जो पौधे हैं उनको नहीं पहुंचाएगा, इस बात का भी डर लगा रहता है। अगर हम बात करें जीएम क्रॉप्स की, जो फार्मर अगर जीएम मस्टर्ड को उगाते हैं तो क्या डालते हैं, हर्बिसाइड्स डालते हैं। वो हर्बिसाइड्स क्या करते हैं, सिर्फ आपकी मस्टर्ड को छोड़ के बाकी सबको क्या करेंगे, आपको किल कर देंगे, मतलब जो भी बेकार की चीजें हैं, जो भी अनवांटेड चीजें हैं उनको क्या कर देंगे, किल कर देंगे। तो
तो यहाँ पे और क्या बताया जा रहा है, जो जीएम क्रॉप्स की है, आज की बात अगर इंडिया में बात करें तो इंडिया में जीएम क्रॉप्स के लेके बहुत ज्यादा डिबेट की बात बनी हुई है। बाहर कंट्री में इतनी नहीं है, बाहर कंट्री में तो अप्रूवल मिल जाती है, सब कुछ हो जाती है, बहुत सारी चीजें भी डेवलपमेंट जाती है, लेकिन इंडिया की अगर बात की जाए तो इंडिया की सस्टेनेबिलिटी के ऊपर बात आती है, इंडिया की फसल जो क्रॉप्स के ऊपर बात आती है, इंडिया की जो लैंड है क्या वो ठीक ठाक से काम कर रहे हैं उसके ऊपर बात आती है। तो इसीलिए यहाँ पे ये क्या बन चुका है, एक डिबेट की बात बन चुकी है। अगर हम डिबेट देखें तो कम से कम ये 2 डिकेड से चल के आ रही है, जब से जो जीएम क्रॉप की जो स्टार्टिंग हुई है तब से लेके अब तक क्या हो रही है, अभी तक डिबेट ही चल रहा है इनके ऊपर। कौन कौन रहते हैं इनके अंदर, इन्वायरमेंटलिस्ट, साइंटिस्ट, पॉलिटिकल, फार्मर, कंज्यूमर और हायर जुडिशियल जो है इनके अंदर इन्वॉल्वमेंट रहते हैं कि ये इस चीज पे बात करते हैं कि इसकी सेफ्टी कितनी है, इसकी इफिशियंसी कितनी है और कितनी हमें आज के टाइम पे जरूरी है जीएम क्रॉप्स की, इसकी बात होती है। यानी कि हम अगर फूड में क्या करें कि जीएम क्रॉप्स को इंक्लूड करें या नहीं करें, आज भी हमारे टाइम पे ये क्वेश्चन बना हुआ है। अगर हम बहुत सारी एक्सपीरियंस की बात करें, जैसे कि हमने बीटी कॉटन में देखा, तो हमें क्या है ये बताया गया है कि बीटी कॉटन जो है सेफ्टी है, सब कुछ है, तो इसके लिए क्या किया गया, कंट्री में अप्रूवल दिया गया। और जब अप्रूवल दिया गया तो जो रिसर्चर पाए गए कि ये क्या करते हैं, जो बेनिफिट इतना ज्यादा फार्मर को नहीं देते, लेकिन इसकी जो कॉस्ट है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज हो जाती है। देखिए, अगर आप कोई फसल उगा रहे हो, ठीक है, सपोज करो ये फसल उगाए, तो आप इसकी कॉस्टिंग जो होती है वो मान लो कॉस्ट प्राइस जो हो जाती है वो आपकी 10 रुपए पड़ जाती है, लेकिन जब कॉस्ट प्राइस 10 रुपए पड़ेगी और आपकी सेलिंग प्राइस ही 8 रुपए है, तो क्या करोगे, क्या ये सस्टेनेबल बनेगा? नहीं सस्टेनेबल बनेगा। यानी कि कॉस्ट प्राइस इतनी बन जाती है कि आपकी जो लाभ है, यानी कि जो एक्चुअली देखिए स्टार्टिंग में इतना प्रॉब्लम नहीं पड़ता है, लेकिन जैसे जैसे टाइम जाता है और जैसे जैसे जो आपके सॉइल्स वगैरह है वो खराब होते हैं, तो उसके बाद हमें पता लगता है कि किस तरह से चेंजेस आ रहे हैं। तो यहाँ पे वही चीज बताया जा रहा है कि वही अगर फार्मर की उगाने की बात करें तो फार्मर कहीं ना कहीं इसको उगा तो रहे, लेकिन उनको इतनी ज्यादा बेनिफिट नहीं पड़ रहा है, लेकिन उनका जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है और रिस्क है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे ज्यादा बढ़ते हुए नजर आ रहा है। ठीक है, तो क्या बताया जा रहा है कि ये जो प्रॉफिट होने के बजाय ये क्या हो जा रहा है, जीएम सीड्स जो हो जाती है एक्सपेंसिव हो जाती है, और इसके कसर को और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं कौन, आपके और ज्यादा प्राइवेट प्लेयर अगर मान लीजिए कोई चीज सस्ते में मिल रही है, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली लोग क्या करेंगे, उस चीज पे जाएंगे। तो यहाँ पे मॉडिफाई करके आपका क्या कर लिया जाता है, जो ज्यादा अमाउंट में उगाते हैं तो उनके लिए तो फायदेमंद हो जाता है, लेकिन जो कम अमाउंट में उगाते हैं तो उनकी कॉस्टिंग इतनी ज्यादा पड़ जाती है कि फार्मर इनको क्या करते हैं, इतना ज्यादा बेनिफिशियल नहीं मान रहे। ठीक है, अगर हम बात करें, अब ये डिबेट बनी है तो इसके लिए भैया अब भाई 20 साल से इसमें डिबेट की बात बनी हुई है, तो ऑटोमेटिकली बात है भैया स्टैंडिंग कमीशन बननी है, यानी कमेटी एक बननी है। तो यहाँ पे 2 कमेटी जो है यहाँ पे रिसर्च के लिए पार्लियामेंट ने अप्रूवल दिया कि भैया इसकी कॉम्प्रहेंसिव एग्जामिन करो जीएम क्रॉप्स की और इसके फूड की, यानी कि अगर जो जीएम क्रॉप्स से बनी फूड है उनके ऊपर भी आपको क्या करना है, रिसर्च करना है। तो यहाँ पे और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने भी एक और अपॉइंटमेंट कर दी, एक और कमेटी बना दी जो टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी बोलते हैं। ठीक है, जिसको टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी जिसको बोलते हैं, उसको क्या कर दिया है, अपॉइंटमेंट कर दिया। किस वजह से कि पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए, पब्लिक इंटरेस्ट की जो लिटिगेशन फाइल हुई थी उसके वजह से सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, एक और आपकी कमेटी बना दी, यानी कि टोटल कमेटी 3 होके आपकी बन गई। अब ये कमेटी ने क्या किया, सभी ने अलग अलग बातचीत सभी ने मिलकर एक ही बात को ज्यादातर बताया कि इन्वायरमेंटल का लॉस जो है वो हो रहा है। ठीक है, एक्चुअली इन्वायरमेंट का जो लॉस है वो कहीं ना कहीं हो रहा है। जो 2 रिपोर्ट आई वो उसने कहीं ना कहीं कंसर्न जताया कि जीएम फूड जो है हाईएस्ट लेजिस्लेटिव बॉडी इन कंट्री, वन स्टैंडिंग कमेटी एग्रीकल्चर इन 2012, एक जो कमेटी बनी वो आपकी 2012 में मनमोहन सिंह के, और दूसरी जो है स्टैंडिंग कमेटी ऑन साइंस टेक्नोलॉजी। पहली कमेटी कौन सी थी आपकी, स्टैंडिंग कमेटी ऑन एग्रीकल्चर। ठीक है, स्टैंडिंग कमेटी ऑन एग्रीकल्चर। ठीक है, ये कब बनी, 2012 में। दूसरी बनी कमेटी ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, और ये कब बनाएगी, 2017 में, नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट की। और दोनों ने ही क्या किए, दोनों में जो कमेटी थी, कमेटी में अब मेंबर कहाँ के थे, दोनों ही अपोजिशन के और आपके रूलिंग पार्टी के। ठीक है, अब दोनों जब थे तो ऑटोमेटिकली बात है कोई ना कोई कंक्लूजन निकलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कन्वर्जेंस रिस्क असेसमेंट की जो है बात की गई, और जो इंटरवल में पाया गया, इनके बीच में पाया गया, जो 5 साल की गैप के बीच में, यानी कि 2012 में जो बना था और 2017 में, दोनों ने ही क्या कहा यहाँ पे कि कहीं ना कहीं
ये रेगुलेटरी सिस्टम को वीक करने वाली बात कही और यहाँ पे बताया जो जीएम क्रॉप की जो हम रिलीजिंग करते हैं जीएम फूड, उससे पहले एक आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर असेसमेंट लेना पड़ेगा, ठीक है। और साथ ही साथ इन्होंने रेफरेंस दिया कि जीएम मस्टर्ड जो कि गवर्नमेंट कह रही है उसको कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंटली ट्रांसपेरेंटली क्या करना पड़ेगा, आपको लॉन्ग टर्म की बायो सेफ्टी का ध्यान रखना पड़ेगा, इन्वायरमेंट रिस्क असेसमेंट करना पड़ेगा, साइंस सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट को भी आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें देखना पड़ेगा, ठीक है। और साथ ही साथ जो सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई थी, टीईसी टेक्निकल कमेटी जो बनाई थी, उसने क्या बताया, जो 5 जो मेंबर है, 6 मेंबर में से 5 मेंबर ने क्या किया, उसकी डिफिशियंसी, ग्रेव डिफिशियंसी इन सेफ्टी असेसमेंट इन क्रॉप रिपोर्ट दैट रिलीज इन 2013। तो यहाँ पे इन्होंने कहीं ना कहीं इसी चीज को बताया कि जो डिफिशियंसी है, ग्रेव डिफिशियंसी सेफ्टी को वो असेसमेंट किया जाना चाहिए, ढंग से असेसमेंट जो है किया जाना चाहिए, जिससे कि हम एक सस्टेनेबली एग्रीकल्चर जो है वो उगा सके। और इसको रिलीज से पहले अगर हम लोग इसको सस्टेनेबली एग्रीकल्चर नहीं कर रहे तो इसका मतलब इसकी बेनिफिट कोई भी नहीं है, ठीक है। ये सारी चीजों को बताया जा रहा है। अब यहाँ पे कुछ गेम आती है पॉलिटिकल की, ठीक है, कि पॉलिटिकल में इसमें बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट किस तरह से इसको पुश करने का काम कर रही है, गवर्नमेंट इसको किस तरह से बढ़ाने का काम कर रही है। भले ही इसमें बहुत सारी कमियां नजर आ रही है, फिर भी गवर्नमेंट इसमें रिस्पॉन्स दिखा रही है कि हम इस चीजों को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। तो ये सारी चीजें जो है साइंटिफिक चीज, पॉलिटिकल चीजें, तो हमें इतना ज्यादा नहीं पढ़ना है। अब बात करते हैं भैया कोर्ट ने क्या कहा। कोर्ट को कहीं ना कहीं इस बताया जा रहा है कि मिसलीडिंग किया जा रहा है, हमें इससे लेना देना नहीं है कि कोर्ट को किस तरह से मिसलीडिंग कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले बेनिफिट की। बेनिफिट क्या होगा, देखिए सबसे पहले अगर हम लोग जीएम क्रॉप को उगाएंगे तो इसकी बेनिफिट है हाई यील्डिंग, जो बात की जा रही है हाई यील्डिंग, हाई यील्डिंग होगा, ठीक है। कॉस्ट कहीं ना कहीं रिड्यूस करने की बात की जा रही है, लेकिन हमें दिख भी नहीं रहा है, ठीक है। और जो आपकी वाटर रेजिस्टेंस है, वाटर को क्या करेगी, वाटर रिटेंशन रखेगी, और वाटर की जो सप्लाई है वो क्या करेगी, रेजिस्टेंस वाटर को कहीं ना कहीं कम यूज होगा, ठीक है। और क्या बेनिफिट होगा, और बेनिफिट होगा कि भैया जो इसमें पेस्टिसाइड्स वगैरह या फिर पेस्टिसाइड वगैरह लग जाते हैं, सॉरी जो आपके वॉर्म्स वगैरह या पेस्टिसाइड जो आपके आते हैं, तो उनकी यूजेस जो है वो कम हो जाएगी, यानी कि केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स वगैरह की यूज जो होगी कम हो जाएगी, ठीक है। दूसरी चीज, यहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उगने लगते हैं या फिर आपके जो वीड्स वगैरह उगने लगते हैं, तो उसकी जो अमाउंट है उसको क्या करेगा, वीड्स की जो अमाउंट है उसको भी डिक्रीज करेगा। तो ये सारी थी बेनिफिट। लेकिन अगर बेनिफिट के बाद अगर हम कंसिक्वेंसी की बात करें, इससे नुकसान क्या है। इससे नुकसान सबसे पहली चीज तो है कि आपको अभी जैसे बताया जा रहा है कि इन्वायरमेंटली सेफ्टी, ये एक कंसिक्वेंसी बन के आ जाएगी, क्योंकि इन्वायरमेंट सेफ्टी अगर ठीक तरीके से नहीं हो, जैसे कि हम लोगों ने जीएम क्रॉप में देखे हैं कि यहाँ पे 3 कमेटी बनाई गई और तीनों का ये चीज रह गया है कि आप असेसमेंट करो किसके ऊपर, इन्वायरमेंटल सेफ्टी के ऊपर। सोशियो इकोनॉमिक फाइनेंस, इस पे भी नुकसान पहुंचेगा, सोशियल इकोनॉमिक फाइनेंस, यानी कि आप कहीं ना कहीं क्या कर रहे हो, नुकसान कर रहे हो किसको, आपके एरिया को, अपनी जमीन को। इसको अगर ज्यादा अमाउंट में, क्योंकि जीएम क्रॉप है यानी कि मॉडिफाइड क्रॉप है, मॉडिफाइड क्रॉप क्या करती है, ज्यादातर नुकसान ही पहुंचाती है। आप तीसरी क्या चीज है, हमारी जो ट्रेडिशनल कल्चर है उससे फार अवे हो रहे हो, यानी कि दूर होते जा रहे हो, ठीक है, ये भी चीज है। और लोगों की माइंडसेट किस में चेंज हो रही है, लोगों की माइंडसेट भी यहाँ पे चेंज हो रही है। चेंज माइंडसेट, क्या माइंडसेट चेंज हो रही है, जो हमारी ट्रेडिशनल कल्चर है उनको छोड़ के वो क्या कर रहे हैं, कॉमर्शियल प्रोडक्शन करने में लगे पड़े। यानी कि जो चेंज है अब जो है प्रॉफिट बेस हो गया है, ना कि हमारे जो हमारी पहले माना जाता था कि हमारी हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, हमारी जो हम लोग क्रॉप उगाए तो उसकी इंपॉर्टेंसी जो होनी चाहिए वो हेल्थ के लिए होनी चाहिए, वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए अच्छी होनी चाहिए। लेकिन आज के टाइम पे प्रॉफिट मोटिव जो है लोग बन गए हैं, इसीलिए इसकी एक कंसिक्वेंसी आप ये लिख सकते हो, ठीक है। तो हमें इसके लिए क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो अगर हम इसकी वे फॉरवर्ड की बात करें तो हमें अवेयरनेस, सबसे पहली चीज तो अवेयरनेस। अवेयरनेस एक ऐसा वर्ड है जिसको आप कहीं पे भी फिट कर सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज असेसमेंट,
ठीक है। असेसमेंट अलग अलग तरह का, रिस्क का, फूड का, ठीक है, इन्वायरमेंट का, ये सभी चीजों का क्या होना चाहिए, असेसमेंट ढंग से होना चाहिए। और क्या होना चाहिए कि आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा उन कमियों को, ठीक है, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा उन कमियों को जो भी आपके इन जीएम क्रॉप्स को में प्रॉब्लम आ रही है या जिस तरह से सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन में प्रॉब्लम आ रही है एनवायरमेंट में, उनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और उनके लिए एक जो है बेटर वे जो है आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, ये था आपका जो जीएम मास्टर्ड के ऊपर आर्टिकल। आई होप कि आपको ये आर्टिकल समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल क्या कह रहा है, ऑथोरिटीज हु मिसकंस्ट्रक्ट ऑथोरिटी। क्या बताया जा रहा है, तो देखिए यहां पे बताया जा रहा है ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्ट। इसके अंडर एक चीज आता है मामला, जिसको एक्ट के द्वारा बनाया गया मामला एक्ट, ठीक है, इसके अंदर आता है। और यहां पे बताया जा रहा है किस तरह से जो है ईडी की जो पावर है वो बताया जा रहा है, और साथ ही साथ इसको पॉलिटिकली तरीके से किस तरह से मॉडिफाई किया जा रहा है वो चीज बताया जा रहा है। लेकिन हमें पॉलिटिकली मॉडिफाई जो है उन कॉन्सेप्ट को छोड़ के बाकी इसके ऊपर जो भी हमारे इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए, अगर पामला की बात करें, ये सबसे पहले कब बनाया गया था, 2002 में। इसके सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे दूं, ठीक है, पामला के बारे में जानते हैं। 2002 में ये एक्ट को लाया गया था, आपके पामला एक्ट को, और इनैक्ट कब किया गया था, जनवरी 2003 में। और इसमें रूल जो है, इसके जो रूल है वो पूरी तरह से इफेक्ट में कब आए, 1 जुलाई 2005 में। पार्लियामेंट ने जो ये पामला एक्ट लाया था वो किसके रिजल्ट पे लाया था, इंटरनेशनली कमिटमेंट किया था कि वो डील करेंगे किन चीजों पे, जो मनी लॉन्ड्रिंग की प्रोसीजर चलती है, मनी लॉन्ड्रिंग चलती है या क्राइम चलती है, इससे रिलेटेड ट्रांजैक्शन होती है, तो उनको कम करने के लिए या फाइनेंशियल सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए क्या करेगी, वो पामला एक्ट को लेके आएगी। और कहीं ना कहीं उसने लेके आया, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव की बात करें तो सबसे पहली ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपकी कंट्रोल करना है किसको, प्रिवेंट या कंट्रोल करना मनी लॉन्ड्रिंग को, और साथ ही साथ जो मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड प्रॉपर्टीज वगैरह है उनको कहीं ना कहीं जब्त करना, उनको अपने पास रखना, ठीक है। और साथ ही साथ डील करना, अगर मनी लॉन्ड्रिंग के कनेक्शन इंडिया में हो या इंडिया के आउटसाइड में हो, जहां जहां कनेक्शन हो उसको भी डील करना, ठीक है। और साथ ही साथ इसकी जो एक्ट में एक सेक्शन 4 है जिसमें पनिशमेंट की बात की जाती है कि इसमें किस तरह से पनिशमेंट जो है दिया जा सकता है। अगर हम इसके प्रोविजन की बात करें तो यहाँ पे क्या बताया गया है, मनी लॉन्ड्रिंग की डेफिनेशन को बताया गया, जिसमें सेक्शन 3 में पामला के डेफिनेशन जो है आपको यहाँ पे बताया गया है, क्या चीज है, किस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि ये जो पर्सन है ये पामला के अंदर गिल्टी है या नहीं है, ठीक है। इसकी ऑब्लिगेशन क्या है, किस चीज पे ऑब्लिगेशन है, सबसे पहले ऑब्लिगेशन जो बैंकिंग कंपनी होगी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होगी, इंटरमीडिएट होगी, ये क्या करना पड़ेगा, इनको मेंटेनेंस करना पड़ेगा, वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, जो भी आइडेंटिफाई है, जो भी इनके क्लाइंट है उनकी, क्योंकि अगर जो ट्रांजेक्शन होंगे वो आपके किसके थ्रू होंगे, बैंक के थ्रू, तो इनको कहीं ना कहीं उस चीज को मेंटेन रखना पड़ेगा, इनके रिकॉर्ड्स को, ठीक है। अब एम्पावरमेंट ऑफिसर की बात की जाए तो पामला जो है एम्पावर होता है कुछ ऑफिसर से, जो कि किसके अंदर में आते हैं, डायरेक्टरी ऑफ इन्फोर्समेंट, यानी कि डी के अंदर जो है, ईडी के अंदर जो है वो आते हैं, जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जो भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस होता है उनसे इन्वॉल्व होते हैं, उनसे क्या करता है, आपका इन्वेस्टिगेशन करता है। और जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ठीक है, जो बैंकिंग कंपनीज होगी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होगी, उनको वो अगर फेल करते हैं इस चीज को मानने में, तो उनके ऊपर क्या किया जाता है, इस प्रोविजन जो है, एक्ट का प्रोविजन जो है लागू होता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं भैया आर्टिकल की। आर्टिकल में क्या बताया जा रहा है, देखिए, जब ईडी को, जब पामला एक्ट को लाया गया तो इसको किस लिए लाया गया, मैंने आपको पहले ही इंफॉर्मेशन दे दिया है कि यहाँ पे जो पावर है वो किस तरह की मिलनी चाहिए, इस चीज पे भी यहाँ पे बात की गई है। अगर हम बात करें कि पामला के अंदर, यानी कि पामला जो कि ईडी के अंदर में आता है, तो क्या उनको पुलिस कहेंगे या कुछ और कहेंगे, ठीक है, ये भी बात जो है कंसर्न रहा। अब यहाँ पे
किस लिए ये बात आया, पहले उसको मैं समझाता हूँ। यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया, जो यूनियन गवर्नमेंट है उसने जो ईडी के जो डायरेक्टर है संजय कुमार मिश्रा, उसको एक्सटेंशन, थर्ड एक्सटेंशन देने की बात की, लेकिन यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, उसको मना कर दिया कि भैया आप इस तरह के जो है एक्सटेंशन नहीं दे सकते, क्योंकि आपको क्या करना है, ईडी को एक इंडिपेंडेंस जो है देना है, सॉरी आपको जो ईडी को जो भी उसकी अपॉइंटमेंट होती है उसको एक इंडिपेंडेंस देना है, ठीक है, इंडिपेंडेंसी देना है। क्यों? क्योंकि ये किसी के अंडर में काम नहीं करेगा, ये आपके अंडर में काम नहीं कर रहा है, ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है और इसको इंडिपेंडेंट तरीके से ही काम करना चाहिए, जिससे कि लोगों के बीच में ट्रांसपेरेंसी हो और लोगों का ट्रस्ट जो हो वो भी बना रहे। ये नहीं कि आप इसको अपने अंडर में लिया है और कुछ भी अपने हिसाब से मनमानी करते रहे। अगर हम इसके सेक्शन, और ये ज्यादातर जो अगर टैकल करता है किस चीजों को, मनी लॉन्ड्रिंग, जो व्हाइट कॉलर क्राइम्स होती है, यानी कि व्हाइट कॉलर मतलब जो बिजनेसमैन वगैरह होती है उसमें अगर ज्यादा अमाउंट की घोटाला वगैरह होती है तो उनको ज्यादातर ये क्या करते हैं, देखते हैं, इनेक्ट करते हैं। अगर इसके सेक्शन 3 की बात की जाए, इसमें क्या बताया गया है कि इसमें किसी भी प्रॉपर्टीज को कॉन्स्टिट्यूशन के जो मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड है उसके ऊपर क्लेम कर सकते हैं और उसके ऊपर प्रोजेक्टिंग कर सकते हैं इनके क्राइम से, जो भी अनइंटेंडेड प्रॉपर्टी होती है, मतलब इसकी अगर प्रॉपर्टी नहीं है तो वो अगर जबरदस्ती कोई प्रॉपर्टी रख रखा है या फिर कोई प्रॉपर्टी ऐसा पाया जाता है तो उसके ऊपर जो है पामला की जो एक्ट है वो लग सकती है, ठीक है। और साथ ही साथ जो पामला की जो शेड्यूल है उसमें बहुत सारे ऐसे ऑफेंस है जो आपके आईपीसी में भी इंक्लूडेड है और कुछ ऐसे स्पेशल स्टेटस भी जो है वो आपके किसको दे रखे हैं, पामला को दे रखे हैं, जिससे कि वो मनी लॉन्ड्रिंग को किस हद तक रोक सकता है इसकी बात जो है की जा रही है। और जो इन्वेस्टिगेशन है वो एक तरीके से होनी चाहिए, एक ऑफेंस जो है डन टिपिकली बाय सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन, यानी कि सीबीआई या स्टेट पुलिस जो है इसके थ्रू ये क्या कर सकती है, इन्वेस्टिगेशन जो है कर सकती है। अगर सेक्शन 50 की बात करें पामला की, ये क्या करता है, पावर प्रोवाइड करता है सिविल कोर्ट की, कि किसी को भी समन कर सकता है, किससे पूछताछ कर सकता है और पूछताछ करने के बाद जो है ये उस चीज को रिकॉर्डिंग कर सकता है या उस चीज के बारे में, मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में आगे जांच पड़ताल भी कर सकता है। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बात बताई कि जो ईडी है, ईडी की अथॉरिटी है वो नॉट पुलिस ऑफिसर नहीं है, ठीक है। और ये किस केस में बताया, विजय मंडलाय चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में इन्होंने बताया जो प्रोसेस है कि सेक्शन 50 का, कि ये इंक्वायरी कर सकती है किसी भी क्राइम के खिलाफ, या जो क्राइम के खिलाफ क्या कर सकती है, आपकी इंक्वायरी कर सकती है, लेकिन इसको इन्वेस्टिगेशन इन स्ट्रिक्ट सेंस ऑफ टर्म इनिशिएटिंग प्रोसिक्यूशन, यानी कि ये क्या कर सकती है, किसी को भी क्राइम जो कर रहा है उसके लिए क्या कर सकता है, इंक्वायरी कर सकता है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन जो है इसकी जो है अलग तरीके से होनी चाहिए। ये नहीं कि इन्वेस्टिगेशन जो है वो भी आपके पुलिस जैसी होनी चाहिए, ठीक है। ये इस चीज को बता रहे हैं। अगर ईडी की बात करें, ईडी को कोई जरूरत नहीं पड़ती है कि आप एफआईआर वगैरह जो है वो रजिस्टर करो, ठीक है। वो क्या कर सकती है, सर्च कर सकती है, अपनी प्रोसीजर कर सकती है, इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, जो भी मटेरियल मिले हैं, जो भी उनको ट्रैक हुए हैं उस हिसाब से, यानी कि प्रोसीजर ऑफ क्राइम्स को जो है वो कर सकते हैं। लेकिन जो पुलिस होते हैं वो क्या कर सकते हैं, वो आपके सबसे पहले एफआईआर रजिस्टर करेंगे, एफआईआर रजिस्टर करने के बाद ही वो इस चीज को, जो भी कॉग्निजिबल ऑफेंस होगा उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन जो है वो कंडक्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, जब पामला बिल जब राज्यसभा में डिस्कस हुआ था तो वहां पे यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस जब जसवंत सिंह थे, उन्होंने क्या किया, नॉट इंटरेस्टेड विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्टिंग एज पुलिसमैन ऑफ द कंट्री, एक्टिंग एज ए पुलिस ऑफ द इकोनॉमिक मोरल ऑफ द कंट्री। देखिए पुलिसमैन का क्या काम है कि मॉरल कंडक्ट को जो है वो उसको बनाए रखना, ठीक है, और ईडी का काम थोड़ी ना ये है, ठीक है। यानी कि जो पुलिस है वो क्या करेगी, जो आपके कंट्री में या आपके स्टेट्स में, एरिया में जो भी मॉरल कंडक्टिंग हो रही है, इमोरल कंडक्टिंग हो रही है, उनको क्या करना, सेफ गार्ड प्रोवाइड करना, क्या करना, सेफ गार्ड प्रोवाइड करना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो पामला है उसका क्या है, वो इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन वो क्या करता है, किन चीजों पे कर सकता है, जो आपके मनी लॉन्ड्रिंग चीजों पे इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन ये मॉरल पुलिसिंग जैसा काम नहीं करता है, यानी कि ये किसी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का काम नहीं करता है। इसका काम क्या होता है, मनी लॉन्ड्रिंग को देखना, उससे रिलेटेड इंक्वायरी करना, उससे रिलेटेड काम करना, ठीक है। यहां पे एक बात की है, रीजन टू बिलीव, ठीक है। अब देखिए क्या बताया गया, सेक्शन 19 का,
जो पामला एक्ट का सेक्शन 19 है वो कहीं ना कहीं ईडी को एक सुप्रीम अथॉरिटी सुपीरियर अथॉरिटी बनाती है कि किसी भी पर्सन को अरेस्ट कर सकता है उसको अगर ऐसा लगता है कि ये इस तरह की इन्वॉल्वमेंट में है, इस तरह के क्राइम में इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, और साथ ही साथ जो बेल का कंडीशन है वो भी सेक्शन 45 में आपके क्या कर देता है, स्ट्रिंजेंट कंडीशन कर देता है कि उसको बेल ना मिल सके या इस तरह की कुछ प्रोविजन जो है लेके आते हैं। ठीक है, यानी कि सेक्शन 45 जो कहता है कि भैया आपने अरेस्ट तो कर लिया लेकिन उसको क्या हो, बेल ना मिले, इस तरह की बात भी की जाती है। अब देखिए यहाँ जो बताया जा रहा है कि रीजन टू बिलीव, यानी कि किस पे, मतलब अगर उसको पूरी एविडेंस के साथ सब कुछ के साथ जाके अगर ईडी किसी को छानबीन करती है और उसे ऐसा लगता है कि इसको अरेस्ट करना जरूरी है और रीजनेबल टेस्ट के थ्रू इसको पास किया जा सकता है, बिलीफ होती है, तो ही उस बंदे को क्या किया जा सकता है, आपको कहने का मतलब जो है गिल्टी माना जा सकता है इसके अंडर में। ठीक है, और अगर हम बात करें ईडी की पॉलिटिकल कंडीशन भी रही है, जैसे ये मोस्टली अपोजिशन पार्टी के थ्रू जो है वो इंक्लूड होता है, तो इतने पे हमें जाना नहीं है, इसका पर्पस और रोल समझना है। ठीक है, अब ईडी का रोल क्या है, पर्पस क्या है? ईडी का पर्पस है कि वो मनी लॉन्ड्रिंग को रोके, ट्रांसपेरेंसी लेके आए, जो बैंक क्या नाम है, इन्वेस्टिगेशन जो है प्रॉपर तरीके से करें। ठीक है, और साथ ही साथ अवेयरनेस भी जो है वो फैलाए, मतलब इसके कामों से अवेयरनेस भी लोगों के बीच में आए, और जो मनी लॉन्ड्रिंग चीजें है, जो ब्लैक मनी हो रही है, ब्लैक मनी, उनको क्या करें, रोके। ठीक है, ये सारे काम जो है ईडी का है। लेकिन पॉलिटिकल प्रेशर के आके क्या ये अपनी इंडिपेंडेंसी रख पा रही है? ये अपनी इंडिपेंडेंसी क्या होती है, खोती जा रही है। तो इंडिपेंडेंसी बनाए रखने के लिए इसकी सबसे पहले हमें क्या बात करनी चाहिए, इसकी इंडिपेंडेंसी कैसे बन सकती है? सबसे पहले तो अपॉइंटमेंट जो होनी चाहिए वो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको किसी को एक्सटेंशन देना है, मोस्टली ज्यादा 5 साल की दे सकते हो, उससे ज्यादा की नहीं दे सकते, या 3 साल की दे सकते हो, उससे ज्यादा की नहीं दे सकते। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए। जो आपकी अपॉइंटमेंट होती है उसमें कहीं ना कहीं एक, जिन बंदों को आप अपॉइंटमेंट करते हो, अगर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से, वो किसी डिपार्टमेंट है, उसी को लेके अपॉइंटमेंट कर देते हो, उनके बीच में क्या होनी चाहिए, एक ट्रूस पीरियड होनी चाहिए, एक मतलब कुछ टाइम के बाद उनको अपॉइंटमेंट करना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज, इनकी जो रिपोर्ट्स है उसकी पूरी तरह से स्क्रूटनाइज होनी चाहिए, मतलब पूरी तरह से जांच होनी चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ जिसको आप समन कर रहे हो, जिसके बिहार पे भी आप समन कर रहे हो या जिसको भी समन कर रहे हो, उसको भी उसके जो है, जिस चीजों का है, पॉलिटिकल के प्रेशर पे ना आके आप एक ट्रांसपेरेंसी तरीके से इसको क्या कर सकते हो, बता सकते हो, या फिर उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो। तो ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं आपको एक इंडिपेंडेंसी रखने का काम करेगा, नहीं तो आप भी उसी रास्ते पे जाओगे जिस तरह से आप जो बताया जा रहा है कि इसमें सीबीआई चल रहा है, सीबीआई कहीं ना कहीं डर रही है पॉलिटिकल अपोनेंट से, तो उस ईडी को उस तरह से काम नहीं करना है कि वो पूरी तरह से पॉलिटिकल अपोनेंट से जुड़े रहे। ठीक है, इसको अपने ही अलग एक रास्ता लेके चलना पड़ेगा, जिसको अगर हम लोग सीबीआई को आज भी जानते हैं तो एक कैश पैरट की तरह रह गया है, मतलब इस बंद पिंजरे में एक जो तोता है उसके हिसाब से रह गया है कि भैया जब पॉलिटिकल जरूरत होगी तभी इसको इस्तेमाल जो है किया जाएगा। ठीक है, चलिए, आई होप कि आपको आज का जो लेक्चर है वो अच्छा लगा होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।